दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव। सुप्रीम कोर्ट ने विवादों से घिरी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी को रद्द करने की अर्जी पर सुनवाई करते हुए एक सख्त रुख अपनाया है और सरकार से यह पता करने के लिए कहा है कि पेपर लीक से कितनों को फायदा हुआ। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने मामले में दायर कुल 38 याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए ये कहा कि पेपर तो लीक हुए हैं, हम इससे इनकार नहीं कर सकते। कोर्ट ने कहा कि हम लीक की प्रकृति पर विचार कर रहे हैं। सुनवाई के दौरान सीजीआई चंद्रचूड़ ने काफी सख्ती दिखाई है। उन्होंने कहा कि पेपर लीक पर विवाद नहीं किया जा सकता, हम इसके परिणामों पर भी विचार कर रहे हैं। हम एक आदर्श दुनिया में नहीं रहते हैं, लेकिन दोबारा परीक्षा पर निर्णय लेने से पहले हम हर पहलू पर गौर करना चाहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि 23 लाख छात्रों के भविष्य की बात हम कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले की सुनवाई गुरुवार 11 जुलाई को करेगा। कोर्ट ने बुधवार की शाम यानी कि जो केंद्र सरकार, एनटीए और सीबीआई को मामले में हलफनामा पेश करने के लिए कहा है। कुल मिलाकर के अभी स्थिति सरकार की तरफ थोड़ी टेढ़ी आंख है, लेकिन सवाल ये उठता है कि इस वक्त इस मुद्दे को उठाने वाले, इस पर आवाज उठा करके इसको एक्सपोज करने वाले लोगों का क्या कहना है। प्रोफेसर लक्ष्मण यादव हमारे साथ जुड़ रहे हैं और उन्हीं से समझेंगे कि क्या आप इस बात से संतुष्ट हैं जो आज सुप्रीम कोर्ट में हुआ। बहुत शुक्रिया विनीता जी। और अभी संतुष्टि तो विद्यार्थियों के और देश के तमाम उन लोगों के लिए अभी अधूरी है, मुझे लग रहा है, क्योंकि अभी कोई फैसला नहीं आया है। उन लोगों के लिए संतुष्टि अधूरी है जिनके लिए इंतजार है इस बात का कि पेपर लीक अगर हुआ है तो पेपर रद्द कैसे होगा, या अगर पेपर रद्द हुआ तो उसके बाद इस सब की भरपाई कैसे होगी। एक बहुत बड़ा सवाल है, और ये सवाल इसलिए और बड़ा हो जाता है क्योंकि एक दो पेपर लीक हो तो ये दुर्घटना होती है। जब सिलसिलेवार पेपर लीक की घटनाएं हो और नीट जैसी बड़ी परीक्षा पर जब हम बात कर रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि क्या ये सांस्थानिक कोई एक तंत्र बन गया है क्या, जिसमें 30 लाख 32 लाख, क्योंकि एक आरोपी जो पकड़ाया उसने खुद बोला कि 30-32 लाख रुपए तक एक सीट के लिए सौदा होता है। इसके लिए कोर्ट का क्या रुख होता है। हमें खुशी है 50 दिन बाद, छुट्टियों के बाद, जैसे छोटे बच्चों की छुट्टियां खत्म हुई, स्कूल खुला, वैसे सुप्रीम कोर्ट बंद था। ये इस देश को याद रखना चाहिए। करोड़ों मामले पेंडिंग है, फिर भी अब सुप्रीम कोर्ट खुला और सबसे जरूरी मसला उसमें नीट का सामने आया है। तो टिप्पणी से प्राथमिक दृष्टिया ये तो लगता है कि उनको समझ में आ गया है कि सरकारी लापरवाही है, सरकार का फेल्योर है, ये एक सुनियोजित और संगठित क्राइम जैसा बन गया है पेपर लीक का मामला। अकेले उत्तर प्रदेश में हम देखते हैं कि 2017 से 2023 तक 12 बड़े पेपर लीक हुए हैं, सामान्य नहीं, बड़े बड़े पेपर लीक हुए हैं अकेले उत्तर प्रदेश में। 2017 से 22-23 का ही आंकड़ा है। और अभी 24 का चुनाव आ रहा था तो पुलिस का पेपर लीक हो गया। उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है जिसमें 2 बार बोर्ड एग्जाम का पेपर लीक हो गया, 2020 और 2022 में। दरोगा भर्ती, कांस्टेबल भर्ती से लेकर के ट्यूबवेल ऑपरेटर तक के पेपर लीक हुए हैं। राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो नीट यूजी का पेपर अभी लीक होने में संदेह आया, रद्द नहीं हुआ। नीट पीजी का पेपर रद्द हो गया इसी संदेह में कि कहीं पेपर लीक ना हो रहा हो, और यूजीसी नेट का पेपर लीक हो गया। सुप्रीम कोर्ट अगर ये मानता है, जो टिप्पणी आपने अपनी भूमिका में कह दी है, इसके मुताबिक ये तो लग रहा है कि हम न्याय की उम्मीद अभी बची है। तो अभी इंतजार इस बात का रहेगा कि अंतिम फैसला क्या आता है, लेकिन ये फैसला मतलब ऐसा हो। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर ये मान लिया कि लीक तो हुआ है पेपर, हाँ, ये तो मान आदर्श लिया। समाज में हम नहीं रहते हैं और पेपर लीक हुआ है। अब देखना ये है कि अब जैसे उन्होंने सवाल पूछा कि कितने लोगों को इससे फायदा हुआ, उन्होंने ये कहा कि पेपर बहुत बड़ा होता है, बहुत कुछ इसमें खर्च होता है, इसके लिए पूरी परीक्षा अभी रद्द कर देना, अभी तुरंत फैसला कैसे ले लें। ये भी तो पता चले ना कि इसमें जिन विद्यार्थियों के साथ स्कैम हुआ, अब ये कोई सामान्य क्राइम तो लगता नहीं। जैसे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में बार बार क्यों कह रहा हूँ, एक ही सेंटर है, उसमें एक कॉलेज के लोग ग्रेस मार्क और फिर सबको नॉर्मलाइजेशन तो के आपको तहत लगता है कि कोर्ट अभी दोनों तरफ की बात कर रहा है। मुझे लग रहा है कि अभी कोर्ट इस बात को आधा तो मान रहा है कि सरकारी फेल्योर हुआ है, लेकिन कोर्ट अभी डिसीजन लेने में
या और चीजों में सरकार को एक मौका देना चाहता है, जांच पड़ताल करना चाहता है, क्योंकि वाकई ये निर्णय बहुत बड़ा होगा अगर नीट की परीक्षा रद्द होती है। लेकिन इसे ईगो का सवाल बनाने की बजाय ठोस न्याय होना चाहिए कि अगर गलती हुई है तो रद्द होना चाहिए। मुझे लग रहा है कि विद्यार्थियों की मांग यही है। जी। हम्म। यानी कि कुल मिलाकर के यहाँ पर अभी चंद्रचूड़ से जो उम्मीद की जाती है, क्या आपको लगता है कि शिक्षा व्यवस्था में भी क्योंकि ये वो उम्र होती है जब क्रांति की ज्वाला जो है धीरे धीरे यहाँ से शुरू हो जाती है, और जिस तरह से आप तो खुद ही क्रांति का बड़ा प्रतीक है इस वक्त, और आपने इसके सारे रिपरकशंस भी झेले हैं, अच्छी खासी नौकरी आपने गवा दी इसमें। लेकिन हाँ, ये है कि ऐसी परिस्थिति में क्या आपको लगता है कि कोर्ट से उस तरह की उम्मीद आज के युवा जो स्टूडेंट्स हैं वो कर रहे हैं? क्योंकि आप तो शिक्षक के तौर पर बहुत सारी चीजें वाइडर रूप में देख सकते हैं एक बड़े स्तर पर, लेकिन क्या स्टूडेंट्स भी इस बात को उम्मीद करके चल रहे हैं? क्योंकि बहुत सारे अलग अलग बच्चों के वर्जन भी सामने आए थे कुछ टाइम पहले, जिसमें वो कह रहे थे कि हाँ, सरकार पर अच्छा खासा गुस्सा थे। तो क्या आपको लगता है कोर्ट से वो उम्मीद कर रहे हैं कि कुछ हो जाएगा साफ सही? और देखिए, एक बात तो बहुत जायज़ है कि ये वही उम्र होती है जिस उम्र में आपको अपना भी करियर बनाना होता है, समझदारी भी बनानी होती है और देश के लिए एक जागरूक नागरिक भी बनना होता है। दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि पिछले कई वर्षों से विद्यार्थियों को राजनीति से दूर रखा जाता है, लेकिन अभी एक मैं आंकड़ा बता दूँ कि राजनीति विद्यार्थियों की भविष्य को तय करती है। राजनीति ये तय करती है कि विद्यार्थी सिलेबस में क्या पढ़ेंगे। अभी एनसीईआरटी ने पहले किताबों के भीतर कुछ सिलेबस बदले, कुछ टेक्स्ट बदले, कुछ भाषा बदली। अब तो ऐसा लग रहा है पूरा सिलेबस का पैटर्न ही बदल दिया है। यानी हमारे आपके बच्चे कल क्या पढ़ेंगे ये सरकार तय कर रही है। वो कितनी फीस देंगे सरकार तय करती है। वो किस विद्यालय में पढ़ेंगे, गरीब लोग पढ़ पाएंगे कि नहीं, पहली पीढ़ी के लोग पढ़ पाएंगे कि नहीं, सब कुछ सरकारी नीतियों से तय होता है। और विद्यार्थियों को, युवाओं को ये समझाया जाता है कि नहीं नहीं, राजनीति से दूर रहना है, आपको इस पे सोचना ही नहीं है। तो फिर पेपर लीक हुआ तो फिर तो आंदोलन करना पड़ा ना। इलाहाबाद में रहने वाला 10 बाई 10 के कमरे में रहने वाले विद्यार्थियों से कभी कोई जाके उनका दर्द पूछे। अब मेरा दर्द तो एक निजी दर्द है कि चलिए, लक्ष्मण यादव बहुत बोलते थे संविधान को लेकर के, वो एक पॉलिटिकल सेंस अपना रखते हैं, वो एक अपनी आइडियोलॉजी रखते हैं। विश्वविद्यालय में एक ऐसी आइडियोलॉजी के लोगों का कब्जा हो गया, कुलपति से लेकर के प्रोफेसर और प्रिंसिपल तक, जो उनकी आइडियोलॉजी से बनाए जाते थे। तो उनको पसंद नहीं था कि कोई उनसे सवाल करे या उनसे ना इत्तेफाकी रखे। तो उनके पास एक मौका था कि नौकरी छीन लो इसकी, छीन ली नौकरी। क्या मिल गया? आप उन्होंने कल से मेरा फेसबुक पेज और प्रोफाइल बंद कर दिया है, लाखों लोग उस पे जुड़े हुए हैं। कुछ और कर लेंगे, कुछ और रास्ता निकाल लेंगे, लेकिन जब बात इस देश के करोड़ों नौजवानों से जुड़ी हुई है, सिस्टम से जुड़ी हुई है, तो वो तो उम्मीद इस बात की जरूर करेंगे कि न्याय होगा उनके लिए, क्योंकि उनको उनको भी पता है कि उनका पूरा का पूरा करियर दांव पर लगा हुआ है। मिसाल के तौर पर एक बात कहें कि जब कोई विद्यार्थी पेपर लीक की वजह से परीक्षा में फेल होता है, तो वो अपने घर वालों को ये बात कैसे समझाएगा कि फेल होने में उसके निजी कारण नहीं है, कारण वो विद्यार्थी नहीं है, कारण वो सिस्टम बन गया है। तो विद्यार्थी, इस देश का नौजवान, अभी एक इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट आई है जिसमें 100 में से अगर 100 लोग इस देश के बेरोजगार हैं तो 83 यानी 83 लोग उसमें से शिक्षित बेरोजगार हैं, पढ़े लिखे नौजवान बेरोजगार है। ये आंकड़ा बता रहा है सबसे सरकार ज्यादा शिक्षक बेरोजगार है, आप ये कह रहे हैं आंकड़े में? जो पढ़े लिखे लोग हैं वो बेरोजगार हैं। अब वो मतलब कहाँ पर, इस देश की एजुकेशन व्यवस्था जो है वो सबसे ज्यादा बुरे हाल है, आप ये बोल रहे हैं? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि एजुकेशन सिस्टम पर तो दूसरे ढंग का अटैक हो रहा है कि बेची जा रही है, सिलेबस बदला जा रहा है, फीस महंगी हो रही है, उसका फेलोशिप कम हो रही है। 8-8 9-9 महीने हो गए इस देश में फेलोशिप नहीं मिल रही बच्चों को, और सीटें घटाई जा रही हैं। ये तो एक तरह का अटैक है। दूसरी तरफ ये कि पढ़ लिख के जो डिग्री ले गए, और ओरिजिनल डिग्रियां, एक भी फेक डिग्रियां भी नहीं है, उन सब ओरिजिनल डिग्रियों के बावजूद अगर उन्हें रोजगार न मिले तो ये तो देश के लिए चिंता का विषय है। और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन बता रहा है, तमाम एनजीओ के सर्वेज आ रहे हैं, और वो सर्वे बता रहे हैं कि बेरोजगारी 45 साल में सबसे ज्यादा है। तो अभी तो हम उन 90% नौजवानों पर बात ही नहीं कर रहे जो शिक्षा भी नहीं पाए, तो वो असंगठित क्षेत्र में बेरोजगार हैं। तो असंगठित क्षेत्र के बेरोजगारों का न तो आंकड़ा होता है, न उनके बारे में कोई बात होती है। हम तो उन संगठित क्षेत्र के ऑर्गेनाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं। इस देश में जो जो विद्यार्थी परीक्षा के लिए तैयारी करता है पढ़ लिख करके,
कोई लड़का या लड़की किसी दूसरे शहर में जा करके 10 बाई 10 के कमरे में रह करके तमाम मुसीबत झेलते हुए तमाम तरह से अपने आर्थिक संसाधन परिवार खर्च करता है उनके ऊपर, और जब वो तैयार होते हैं एग्जाम देने के लिए पता चला पेपर लीक हो जाए, तो ये एक विद्यार्थी का पूरा सपना तोड़ने जैसा है। वो पूरा साल उनका बर्बाद हो जाता है। उत्तर प्रदेश में जैसे हम आंकड़े बताएं, कई परीक्षाएं ऐसी हैं जिनका पेपर लीक या परीक्षा हो जानी चाहिए थी 4 साल पहले, 5 साल पहले। कई परीक्षाएं 5-5 साल से नहीं हुई हैं। कई परीक्षाएं ऐसी हैं कई साल से उनका रिजल्ट नहीं आया, और कई और परीक्षाएं शिक्षकों ऐसी के आई। धरने की तो शायद उत्तर प्रदेश को आदत हो गई है 365 दिन। ये भी हाँ, एक बड़ी वहां तो अब ये बोला जाता है ना कि जैसे किसी बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्री मेंस इंटरव्यू 3 स्टेप होते थे, तो अब उसमें बढ़ गए हैं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, फिर आंदोलन, और आंदोलन के बाद जेल मुकदमा। 69,000 शिक्षक भर्ती जो हुए उसमें आरक्षण की धांधली हुई, आज तक उसमें कोई फैसला ही नहीं हुआ। जो एलिजिबल होकर के 6800 लोग, केवल एक ज्वाइनिंग लेटर मिल जाता और वो जाके क्लास में पढ़ाते, उनको नौकरी मिल जाती, उन्हें तो उत्तर प्रदेश नौकरी दे नहीं पाया, मुकदमा दिया, जेल दिया 69,000 शिक्षक भर्ती मामले को। तो ये पूरे देश का एक बहुत बड़ा सवाल है। एक देश अपने नौजवानों का सदुपयोग करके देश की तरक्की बेहतर कर सकता है, अब वो उन्हें निराशा दे रहा है, अवसाद दे रहा है, तनाव दे रहा है, और पूरी के पूरे परिवार को एक निराशा दे रहा है कि भाई ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। अब मैं तो कह रहा हूँ विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बनाए गए लोग 25 से 30 लाख रुपए लगे। अब नीट में डॉक्टर भी बनाए जाएंगे तो 25 से 30 लाख, और इन पर कोई चुटकुला नहीं सुनाएगा कि ये मेरिटोरियस है कि नहीं है। मैं अपने विश्वविद्यालय में बता रहा हूँ 30-30 लाख रुपए देकर के लोग प्रोफेसर बने हैं। नीट का पेपर स्कैम आ गया सामने, वो बता रहा है कि 30-32 लाख रुपए रेट हुआ करता है। ऐसे ही तमाम वर्ग में, तो भाई जिसके पास पैसा नहीं है उन नौजवानों का क्या होगा? जो मेरिट की बात करते हैं, वहां तो कुछ नहीं हो रहा है। इसलिए कोर्ट ही इन लोगों के लिए एक उम्मीद है, उनके उम्मीद सपनों के टूटने से बचाने की उम्मीद है। डॉक्टर लक्ष्मण, मेरे सरकार को क्या एक सवाल है यहाँ पर कि एक तो बात हो गई कि किस तरह से आपने भी जो जिक्र किया कि यूनिवर्सिटी में 30-40 लाख रुपए देकर के एडमिशन होता है, फिर आरएसएस बैकग्राउंड एक डिमांड होती है, बस एक यही रिक्वायरमेंट है आपकी कि आप आरएसएस से जुड़े हैं और फिर कुछ लाख रुपए आप देंगे और आपको ये नौकरी मिल जाएगी। ऐसे ये वाला मुद्दा जो है, जब पेपर लीक का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है, तो इस मुद्दे को पहुंचने में क्या दिक्कत है? अच्छा, इससे में होता ही है ना कि विश्वविद्यालय में जो लोग पैसा दे रहे हैं उनको उनकी नौकरी लग गई, तो वो पैसा देने वाला कभी नहीं बोलेगा कि हमने पैसा जैसे दिया है। व्यापम में हुआ था। तो व्यापम में हुआ इतना बड़ा केस, वो दब गया, तो प्रमाण जल्दी मिलेंगे नहीं। और जो लोग का पैसा देने के बाद नहीं हुई है, जैसे मैं तो बोल रहा हूँ ना, अब मुझसे कोई कहे कि प्रमाण दिखाइए, अब मैं उन लोगों से कहता हूँ कि भैया तुम पैसा दे करके भी नहीं हुए, चलो तुम एक बार न्याय की लड़ाई लड़ लो, तुम्हें भी नौकरी मिलेगी और इंसाफ होगा, कम से कम विश्वविद्यालय बच जाएंगे। वो लोग कहते हैं नहीं भाई, अगला इंटरव्यू मेरा 4 दिन बाद है, मुझे अगले इंटरव्यू की तैयारी करनी है, हो सकता है पैसा कहीं और दे रहा है। कोई अपना करियर दाव पर लगा कर नहीं रखता। एक लक्ष्मण यादव आएगा तो प्रोफेसर की डायरी लिखेगा कि भाई वो डायरी 40,000 लोग पढ़ चुके हैं आज तक। क्यों पढ़े? क्योंकि वो कह रहा है बार बार कि देखो आपके स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालयों के भीतर हाईली करप्ट पूरा सिस्टम बन गया है, पूरा कोलैप्स कर रहा है सिस्टम। बाकी लोग नहीं बोलते। 1,000 प्रोफेसर निकाले गए जो पैसा नहीं दिए, जो आरएसएस की विचारधारा के नहीं थे, उनमें से कोई नहीं बोला, वो सारे चुपचाप अपनी अगली नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। हमें ये लगता है कि वो है ना, जुल्म के साये में लब खोलेगा कौन, हम भी चुप रहे तो फिर बोलेगा कौन। तो एक तेवर होता है जिससे हम अपनी बात कहते हैं। लेकिन पूरे देश में शिक्षा और रोजगार की चिंता ये पूरे देश को होनी चाहिए, क्योंकि ये दोनों सबसे ज्यादा खतरे में है, सबसे ज्यादा करप्शन इनमें हो रहा है, और सबसे ज्यादा इसमें भ्रष्टाचार के कई लेयर्स बन गई हैं। तो ये नीट में अगर कोई राहत मिल जाती है, कोर्ट से कोई अच्छा फैसला आ जाता है, विद्यार्थियों के हक में जाता है, और प्लस गुनहगारों की जवाबदेही तय हो, सजा हो, और अगली बार कोई पेपर लीक ना हो। पता चला एक पेपर लीक में फैसला आ गया, बड़ी परीक्षा थी, कोर्ट तक पहुंच गई। मैं तो कह रहा हूं नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस ये बोल चुका है कि उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती में घोटाला हुआ है, आज तक कोई फैसला नहीं हुआ। सरकार ने मान लिया कि यहाँ गलती हुई है, घोटाला हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है, लेकिन कोई फैसला नहीं। तो ऐसी तमाम परीक्षाएं हैं जिनके पेपर लीक होते हैं, जिनकी बोलियां लगती हैं। अगर आप इलाहाबाद से लखनऊ के आसपास की यात्रा कर लीजिए और किसी भी शिक्षित बेरोजगार से पूछ लीजिए, वो हर परीक्षा की रेट बता देगा। तो ये आलम है। व्यापम में कुछ नहीं हुआ, व्यापम के तार चुके ऊपर तक पहुंच गए थे। इस तरीके के कई सेगमेंट ऐसे हैं जिनको लेकर के गहरी चिंता इस देश के नागरिकों को होनी चाहिए, और मैं उम्मीद करता हूं सुप्रीम कोर्ट ऐसा कोई फैसला देगा जिसका असर आने वाले दिनों में कम से कम देश के भविष्य को बचाने की दिशा में होगा। जी बिल्कुल, उम्मीद यही करते हैं कि
सीजीआई खुद इस मामले की सुनवाई अगर कर रहे हैं और ये मान रहे हैं कि किस तरह से इसमें पेपर लीक हुआ है, एक बात तो उन्होंने आज क्लियर मानी है, लेकिन अब उसके आगे की कड़ियां अगर वो जुड़ जाती हैं और क्लैरिटी और अच्छी आ जाती है और 11 तारीख को वाकई में कोई अच्छा फैसला होता है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर टीचर्स की और स्टूडेंट्स की जीत हो सकती है, उनकी जो ईमानदारी से काम कर रहे हैं। और आप फिर 11 तारीख को भी जुड़ेंगे, देखेंगे कि आखिरकार क्या फैसला सुनाता है कोर्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।